एक गांव में एक किसान रहता था। समय बीतने के साथ किसान बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी भी कुछ दिनों के अंतराल में चल बसी। इस तरह दोनों ने अपने 3 बेटों को इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। किसान के तीनों बेटे अब युवा हो चुके थे और उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति का बंटवारा करना था। जब संपत्ति बांटने का समय आया तो सबसे बड़े बेटे ने दावा किया, ये घर मेरे हिस्से का है, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए घर पर मेरा अधिकार है। दूसरे बेटे ने भी तुरंत अपना दावा पेश करते हुए कहा, ठीक है, तो खेत मेरे हिस्से में आएगा। खेती से जो भी आमदनी होगी वो मेरी होगी। सबसे छोटे भाई ने जब ये सब सुना तो वो हैरान रह गया। उसने अपने दोनों बड़े भाइयों से पूछा, तो फिर मेरे हिस्से में क्या आएगा? तुम दोनों ने तो सब कुछ बांट लिया। बड़े भाइयों ने आपस में सलाह मशविरा किया और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे कि कोई और चीज बची है या नहीं। जब उन्होंने घर के हर कोने को खंगाला तो अटारी में उन्हें एक बड़ा और मोटा रस्सा दिखाई दिया। यह रस्सा काफी पुराना था और धूल से सना हुआ था। बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा, देखो, तुम इस रस्से को ले जाओ, इसी की मदद से अपना जीवन चलाना। हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। छोटा भाई स्वभाव से बहुत ही उत्साही और सकारात्मक सोच वाला युवक था। उसने निराश होने के बजाय खुशी से कहा, बड़ी अच्छी बात है, ये रस्सा भी कम नहीं है। मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी चलाऊंगा और देखता हूं कि इससे क्या कुछ किया जा सकता है। ये कहकर उसने वो भारी रस्सा अपने कंधे पर डाला और अपने भाइयों को अलविदा कहकर घर से निकल पड़ा। उसके मन में ये दृढ़ संकल्प था कि वो इस रस्से से ही अपनी किस्मत बदल देगा। छोटा भाई अपने गांव से चलते चलते जब गांव की सीमा पार करके घने जंगल में पहुंचा तो उसे चारों ओर जंगली जानवर दिखाई देने लगे। कुछ छोटे जानवर झाड़ियों में इधर उधर भाग रहे थे। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने अपने कंधे से रस्सा उतारा और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने रस्से के कुछ धागे निकालकर एक जाल बुनना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद उसका जाल तैयार हो गया। उस जाल की मदद से उसने एक फुर्तीली गिलहरी और एक तेज दौड़ने वाले खरगोश को पकड़ लिया। फिर उसने जंगल से कुछ मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की और उनसे एक मजबूत पिंजड़ा बनाया। उस पिंजड़े में उसने गिलहरी और खरगोश दोनों को सुरक्षित रख दिया। पिंजड़े को कंधे पर लटकाकर वो आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक विशाल तालाब आया। तालाब का पानी साफ और नीला था। तालाब के किनारे घनी झाड़ियां थी। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झाड़ियों में घुसता हुआ एक बड़ा भालू दिखाई दिया। भालू शायद आराम करने के लिए झाड़ियों में जा रहा था। छोटे भाई के दिमाग में तुरंत एक और योजना आई। उसने सोचा कि इस रस्से से वो और भी छोटे बड़े जाल बुन सकता है। अलग अलग आकार के जाल बनाकर वो कई तरह के जानवरों को फंसा सकता है और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई कर सकता है। ये विचार आते ही वो तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और फिर से जाल बुनने में लग गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस तालाब में एक शक्तिशाली जलराक्षस अपने बेटे के साथ रहता था। जलराक्षस तालाब की गहराइयों में रहता था और कई सालों से वो उस तालाब का मालिक बना हुआ था। उस दिन जब जलराक्षस ने पानी में से अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने तालाब के किनारे बैठे हुए उस युवक को देखा। युवक कुछ करने में व्यस्त था, लेकिन जलराक्षस की समझ में नहीं आया कि वो आखिर क्या कर रहा है और वहां क्यों बैठा है। जलराक्षस उत्सुकता से भरा हुआ था। वो फिर से पानी की गहराइयों में चला गया और अपने बेटे को बुलाया। उसने अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा, बेटा, तालाब के किनारे कोई युवक बैठा हुआ कुछ कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। तुम जाओ और ये पता लगाकर आओ कि असल में वह कर क्या रहा है। शायद वो हमारे लिए कोई खतरा हो। जलराक्षस का बेटा तालाब से बाहर निकला और पानी से बाहर आकर किनारे पर खड़ा हो गया।
वो सीधे उस युवक के सामने जाकर खड़ा हो गया और पूछा, अरे युवक, तुम यहां बैठकर क्या कर रहे हो? ये बताओ तो सही। छोटे भाई ने अपना सिर उठाकर देखा। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े प्राणी पर पड़ी, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक जल राक्षस है। उसने जल राक्षसों के बारे में पहले कई कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि जल राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन बुद्धि में बेवकूफ होते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता था कि अगर उनके सामने डर दिखाया या झुक गए तो वे तुरंत हमला कर देते हैं और मौत निश्चित हो जाती है। छोटे भाई ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बिना जरा भी घबराए बड़ी निडरता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहां जाल बुन रहा हूं। मेरी योजना है कि मैं इस पूरे तालाब में विशाल जाल डालूंगा और पूरे तालाब को ही पकड़ लूंगा। इसलिए अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इस तालाब को छोड़कर कहीं और चले जाओ, नहीं तो जाल में फंसकर मुसीबत में पड़ जाओगे। जल राक्षस का बेटा ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया। वो तुरंत वापस तालाब में अपने पिता के पास पहुंचा और घबराहट में बोला, बाबूजी, बड़ी मुसीबत है। वो जवान कह रहा है कि वो पूरे तालाब में जाल डालकर इसे पकड़ना चाहता है। उसने हमें चेतावनी दी है कि हमें ये तालाब छोड़कर कहीं और जाना होगा, वरना हम जाल में फंस जाएंगे। जल राक्षस ये सुनकर चिंतित हो गया और बोला, अरे, ये तो बड़ी आफत में फंस गए हम। लेकिन सुनो, इतनी आसानी से हार नहीं माननी है। तुम फिर से उसके पास जाओ और उसे पेड़ पर चढ़ने की होड़ के लिए चुनौती दो। मुझे पूरा यकीन है कि उस होड़ में वो हार जाएगा, और जब वो हार जाए तो तुम उसे पकड़कर तालाब में ढकेल देना। फिर हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। छोटे जल राक्षस ने अपने पिता की बात मानी और दोबारा उस युवक के पास गया। उसने घमंड से कहा, सुनो युवक, मुझसे होड़ लगाकर क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? अगर हिम्मत है तो इस चुनौती को स्वीकार करो। छोटे भाई ने बिना घबराए और बिना अपना काम रोके हुए जवाब दिया, अरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितने महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हूं? मुझे इन छोटी मोटी होड़ों में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर तुम इतने उत्सुक हो तो मेरा छोटा भाई यहीं है, तुम उसके साथ होड़ लगा सकते हो। ये कहते हुए उस चतुर युवक ने अपने पिंजड़े में से फुर्तीली गिलहरी को बाहर निकाल दिया। जलराक्षस के पलक झपकने की देरी थी कि गिलहरी बिजली की तेजी से पेड़ के तने पर दौड़ती हुई ऊपर चढ़ गई और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठी। जलराक्षस का बेटा ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वो इतनी तेजी से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। छोटे राक्षस ने हार कर अपने पिता के पास वापस जाना पड़ा और अपनी हार की कहानी बताई। उसने कहा, बाबूजी, उस युवक का छोटा भाई इतनी तेजी से पेड़ पर चढ़ गया कि मैं देखता ही रह गया। मैं उससे हार गया। जलराक्षस ने अपने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हार मत मानो। इस बार तुम उसे दौड़ने की होड़ के लिए चुनौती दो। दौड़ने में तुम बहुत तेज हो। इस बार तुम जरूर जीतोगे और फिर उसे हराकर तालाब में ढकेल देना। जलराक्षस का बेटा फिर से उस युवक के पास गया और इस बार जोर से बोला, अबे सुनो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे बराबर दौड़ सको? मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। चतुर युवक ने इस बार भी शांति से जवाब दिया, क्या तुम मुझे बिल्कुल बेकार और कमजोर समझते हो? मैं बहुत व्यस्त हूं। अगर तुम्हें दौड़ने की इतनी ही चाह है तो मेरे छोटे भाई के साथ होड़ लगा लो। यह कहकर उस युवक ने इस बार अपने पिंजड़े में से तेज रफ्तार खरगोश को बाहर निकाल दिया। खरगोश को बाहर आते ही जैसे पंख लग गए। वो जमीन पर उछलता कूदता और तीर की तरह भागता हुआ कुछ ही पलों में नजरों से ओझल हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जलराक्षस का बेटा उसका मुकाबला भी नहीं कर सका। जलराक्षस के बेटे ने इस बार भी अपने पिता के पास जाकर अपनी हार की खबर दी। उसने निराशा से कहा, बाबूजी, इस बार भी मैं हार गया। उस युवक का छोटा भाई बिजली की तरह भाग गया। मैं उसके आसपास भी नहीं पहुंच सका।
जलराक्षस अब गंभीर हो गया और बोला, ये तो कोई बहुत बड़ी आफत का परकाला मालूम होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ताकत में वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। शारीरिक बल में तुम बहुत शक्तिशाली हो। इस बार तुम उसे कुश्ती लड़ने की चुनौती दो। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तुम जरूर ही उसे हरा दोगे और फिर उसे पकड़कर तालाब में ढकेल देना। यही हमारा आखिरी मौका है। जलराक्षस का बेटा एक बार फिर उस युवक के पास लौट आया। इस बार वो गुस्से से लाल हो गया था। उसने गरजते हुए और ललकारते हुए कहा, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो मेरे साथ कुश्ती लड़ो। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। छोटा भाई इस बार भी बिल्कुल शांत रहा और बोला, अबे, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम्हारे साथ इन खेलकूद में समय बर्बाद करने की मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मुझे अपना काम पूरा करना है। लेकिन अगर तुम्हें कुश्ती लड़नी ही है तो देखो, उस झाड़ी में मेरे बूढ़े दादाजी सो रहे हैं। वे अभी अभी आराम करने गए हैं और नींद की खुमारी में हैं। चाहो तो उनके साथ कुश्ती लड़ लो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, नींद में होने के बावजूद भी तुम्हारा उन्हें हराना नामुमकिन है। वे बहुत ताकतवर हैं। ये कहते हुए उस चतुर युवक ने उस झाड़ी की तरफ इशारा किया जहां भालू आराम कर रहा था। जलराक्षस का बेटा अपने आत्मविश्वास से भरा हुआ उस झाड़ी की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि एक बूढ़े आदमी को तो वो आसानी से हरा देगा। लेकिन जैसे ही वो झाड़ी में घुसा, उसने देखा कि वहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक विशाल और ताकतवर भालू सो रहा था। उसकी आहट से भालू की नींद खुल गई और वो गुस्से में आ गया। भालू ने जलराक्षस के बेटे पर भयंकर हमला कर दिया। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। जलराक्षस का बेटा बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर पर कई गहरे घाव हो गए और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने पिता के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। अपने बेटे को बुरी तरह घायल होकर लौटते देख जलराक्षस समझ गया कि ये युवक साधारण नहीं है। उसने सोचा कि अब उस युवक के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि समझौता करना ही उचित होगा, वरना और मुसीबत आ सकती है। ये विचार करके उसने अपने घायल बेटे से कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि उस युवक के साथ समझौता करना ही ठीक रहेगा। हम उससे लड़कर नहीं जीत सकते। तुम जाओ और उससे पूछो कि अगर हम उसे कुछ धन दौलत दें तो क्या वह हमारे तालाब में जाल नहीं डालेगा और यहां से चला जाएगा। पूछो कि वो इसके बदले में कितने रुपए लेगा। जलराक्षस के बेटे को इस बार जब उसके सामने खड़ा देखकर युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बे, क्या बात है? अभी भी तुम्हारी खुजली दूर नहीं हुई या फिर कोई और होड़ लगाने आया हो? जलराक्षस के बेटे ने इस बार विनम्रता से कहा, नहीं दोस्त, इस बार मैं तुमसे कोई होड़ लगाने नहीं आया हूं। मैं समझ गया हूं कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। अब तुम ये बताओ कि तुम हमारे तालाब को छोड़कर जाने के लिए कितने रुपए लेते हो? हम तुम्हें धन देने को तैयार हैं। चतुर युवक ने थोड़ा सोचते हुए अपनी टोपी सिर से उतारी और उसे हाथ में लेकर कहा, देखो, मैं ज्यादा लालची नहीं हूं। बस इस छोटी सी टोपी को सोने के सिक्कों से भर दो। उसके बाद मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और तुम्हारे तालाब को कभी नहीं छेड़ूंगा। जलराक्षस जब अपने बेटे के मुंह से ये शर्त सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, वाह, मैंने तो सोचा था कि ये युवक बहुत बड़ी रकम मांगेगा या फिर पूरा खजाना मांग लेगा, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी टोपी भर सोने के सिक्के चाहता है। ये तो बहुत आसान है। बेटा, ये सिक्के ले जाओ और उस युवक की टोपी भर दो। जल्दी करो। ये कहकर जलराक्षस ने अपने बेटे के हाथों में एक बड़ा बर्तन भरकर सोने के सिक्के दे दिए। लेकिन इस बीच में वह चतुर युवक खाली नहीं बैठा था। उसने चुपचाप अपनी टोपी के तले में एक छेद बना डाला था। फिर उसने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के ऊपर अपनी छेद वाली टोपी रख दी। इस तरह टोपी के नीचे एक बड़ा खाली स्थान बन गया। जलराक्षस का बेटा एक पूरा बर्तन भरकर सोने के सिक्के लेकर आया और उसने वे सारे सिक्के टोपी में डालने शुरू किए। सिक्के टोपी में जाते और छेद से होते हुए नीचे के गड्ढे में गिरते जाते।
पूरा बर्तन खाली हो गया, लेकिन टोपी फिर भी नहीं भरी। युवक ने गंभीरता से कहा, अबे, अभी तो टोपी भरी ही नहीं, और सिक्के लेकर आओ। ये तो शुरुआत भर है। जलराक्षस का बेटा वापस अपने पिता के पास गया और बोला, बाबूजी, पूरा बर्तन भर सिक्के डाल दिए, लेकिन टोपी अभी भी नहीं भरी, और सिक्के चाहिए। जलराक्षस हैरान होकर बोला, अरे, ये भी कोई बात हुई? एक पूरा बर्तन भरकर सोने के सिक्के डाल दिए तो भी टोपी नहीं भरी? ये कैसी अजीब टोपी है? लेकिन क्या करें, अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब जल्दी से एक बर्तन भर सिक्के और ले जाओ। हमें उस युवक को यहां से भेजना ही होगा। जलराक्षस के बेटे ने दूसरा बर्तन भरकर सोने के सिक्के लाकर फिर से टोपी में डाले, लेकिन दूसरे बर्तन भर सिक्के डालने के बाद भी टोपी नहीं भरी। सारे सिक्के नीचे के गड्ढे में गिरते जा रहे थे। युवक ने फिर से कहा, अभी भी टोपी नहीं भरी, और लाओ। तीसरी बार जलराक्षस के बेटे को एक और बर्तन भरकर सोने के सिक्के लेकर आना पड़ा। इस बार जब उसने तीसरा बर्तन टोपी में उड़ेलना शुरू किया तो पहले नीचे का गड्ढा भर गया, और फिर धीरे धीरे टोपी भी सिक्कों से भर गई। अब टोपी का मुंह सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ दिखाई देने लगा। युवक ने संतोष से कहा, अच्छी बात है, अब टोपी भर गई है। मैं अपना वादा निभाता हूं। अब मैं यहां से चला जाता हूं और तुम्हारे तालाब को कभी नहीं छेड़ूंगा। तुम लोग यहां बेफिक्र होकर रहो। यह कहकर उस चतुर युवक ने जलराक्षस के बेटे को विदा किया और उसे वापस तालाब में भेज दिया। जलराक्षस का बेटा खुशी खुशी तालाब में वापस चला गया। उसे लग रहा था कि वे बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे भाई ने जल्दी से टोपी को हटाया और गड्ढे में भरे हुए सारे सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए। उसके पास अब 3 बर्तन भर सोने के सिक्के थे। ये एक बहुत बड़ा खजाना था। उसने सारे सोने के सिक्कों को सुरक्षित तरीके से बांधा और अपने साथ रखा। फिर वो पिंजड़ा, रस्सा और सोने के सिक्के लेकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो खुशी से भरा हुआ था। उसे अपनी बुद्धिमानी पर गर्व था कि उसने बिना किसी हिंसा के केवल अपनी चतुराई से इतना बड़ा धन अर्जित कर लिया। जब छोटा भाई अपने गांव पहुंचा तो उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा और शानदार मकान खरीदा। ये मकान उस साधारण घर से कहीं ज्यादा बड़ा और सुंदर था जो उसके पिता ने छोड़ा था। मकान में कई कमरे थे, एक बड़ा आंगन था और चारों ओर सुंदर बगीचा था। उसने अपने कामकाज के लिए कई नौकर भी रखे। कुछ नौकर खाना बनाने के लिए थे, कुछ सफाई के लिए थे और कुछ अन्य कामकाज देखने के लिए थे। उसने अच्छे कपड़े खरीदे और अपनी जीवन शैली बदल दी। अब वो एक जमींदार की तरह शान शौकत से जीवन बिताने लगा। गांव के लोग उसकी इस अचानक बदली हुई किस्मत को देखकर हैरान थे। कुछ ही दिन पहले तो वह एक साधारण युवक था जिसके हिस्से में सिर्फ एक पुराना रस्सा आया था, और अब वो गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया था। जब उस युवक के दोनों बड़े भाइयों को अपने छोटे भाई की समृद्धि के बारे में पता चला तो वे भी उसके नए घर पर आए। उन्होंने जब अपने छोटे भाई का भव्य मकान देखा, नौकरों को काम करते देखा और उसकी शानदार जीवन शैली देखी तो वे चकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस भाई को उन्होंने सिर्फ एक बेकार रस्सा देकर भेज दिया था, वो इतना अमीर कैसे बन गया। उत्सुकता से भरे हुए बड़े भाइयों ने छोटे भाई से पूछा, भाई, ये सब तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पास इतने सारे रुपए कहां से आए? तुम तो सिर्फ एक रस्सा लेकर गए थे, फिर ये सब कैसे हुआ? छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, भाई, तुम दोनों ने मेरे हिस्से में जो रस्सा दिया था उसी से मैंने ये सब कुछ पाया है। मैंने उस रस्से की मदद से कई तरह के जाल बनाए। उन जालों से मैंने कई जानवर पकड़े। फिर मैंने उन जानवरों को बेचकर ढेर सारे रुपए कमाए। देखो, तुम लोगों ने सोचा था कि रस्सा बेकार है, लेकिन उसी रस्से ने मेरी किस्मत बदल दी। बड़े भाइयों ने जब ये सुना तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर छोटा भाई
एक रस्से से इतना धन कमा सकता है, तो हम भी वही काम करके और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई से विनती करते हुए कहा, देखो भाई, हम दोनों बड़े भाई हैं और तुमसे ज्यादा अनुभवी भी हैं। हमें वो रस्सा कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। हम भी उससे जानवर पकड़कर रुपए कमाएंगे और फिर तुम्हें रस्सा वापस कर देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा और हम भी अमीर बन जाएंगे। छोटा भाई स्वभाव से बहुत ही दयालु और उदार था। उसने अपने बड़े भाइयों को मना नहीं किया। उसने सहजता से जवाब दिया, ये कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम दोनों मेरे बड़े भाई हो। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी है। ले जाओ इस रस्से को और अपनी किस्मत आजमाओ। भगवान करे तुम लोग भी खूब कमाओ। ये कहकर उसने बिना कोई शर्त रखे अपने दोनों बड़े भाइयों को वो रस्सा दे दिया। दोनों बड़े भाई खुशी खुशी उस रस्से को लेकर चल दिए। उनके मन में सपने थे कि वे जल्द ही अपने छोटे भाई से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। उन्होंने सोचा कि वे और भी चतुराई से काम करेंगे और ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक रहस्य ही रहा। वो रस्सा फिर कभी छोटे भाई के हाथ में वापस नहीं आया। उसके दोनों बड़े भाई उस रस्से को लेकर कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, वे सफल हुए या असफल, वे जीवित रहे या किसी मुसीबत में फंस गए, ये सब किसी को पता नहीं चला। गांव के लोगों ने उन दोनों भाइयों को खोजने की कोशिश की। कई दिन बीत गए, कई महीने गुजर गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि शायद वे किसी दूर के जंगल में खो गए होंगे। कुछ का मानना था कि शायद वे किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए होंगे। और कुछ लोगों का कहना था कि शायद वे भी किसी जलराक्षस के चक्कर में फंस गए होंगे। लेकिन उनके पास अपने छोटे भाई जैसी बुद्धि नहीं थी, इसलिए वे बच नहीं पाए होंगे। छोटे भाई ने अपने बड़े भाइयों को खोजने की बहुत कोशिश की। उसने कई लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी उनका कोई सुराग नहीं लगा पाया। अंत में छोटे भाई ने यह मान लिया कि शायद उसके बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोटा भाई बहुत दुखी हुआ। उसे अपने बड़े भाइयों को रस्सा देने का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने अपने माता पिता और भाइयों की याद में गांव में एक मंदिर बनवाया। वो नियमित रूप से वहां जाकर प्रार्थना करता और अपने परिवार के लिए शांति की कामना करता। समय के साथ छोटा भाई और भी समझदार और परिपक्व हो गया। उसने अपनी दौलत का सही उपयोग किया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की, बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली और गांव में एक कुआं भी खुदवाया ताकि सभी को साफ पानी मिल सके। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे। छोटे भाई ने जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सफलता केवल धन दौलत से नहीं मिलती, बल्कि बुद्धि, साहस और सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती है। उसे ये भी समझ आया कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। उसके बड़े भाइयों के साथ शायद यही हुआ था। लालच में आकर वे कुछ ऐसा करने चले गए जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। कहानी का अंत यही सिखाता है कि जीवन में जो भी मिले उसे तुच्छ मत समझो। छोटे भाई को सिर्फ एक पुराना रस्सा मिला था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से उसे धन में बदल दिया। साथ ही धन के साथ विनम्रता और दयालुता बनाए रखना भी जरूरी है। छोटा भाई अमीर बनने के बाद भी अपने भाइयों की मदद के लिए तैयार था और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। यही सच्ची सफलता है।